आप आए और इन बच्चों को उद्बोधन दें। माननीय खान सर मैगजीन क्षमता होती है कि उसमें कितने बारूद आ सकते हैं, कितनी गोलियां आ सकती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका गोली कभी खत्म नहीं होता है। और शिक्षा उस सेती का दूध है जिसने इसे पिया है वो दहाड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे। अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन 365 दिन हम उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वह दिन दूर नहीं जब भारत आगे बढ़ जाएगा। सर से अनुरोध करूंगा समिति की तरफ से आप आए और इन बच्चों को उद्बोधन दें। माननीय खान सर बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बुंदेलखंड की धरती को सबसे पहले नमस्कार। अवार्ड सेरेमनी में आए सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। सभी जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था के सुचारू रूप से चल सके उसके लिए जो संगठन बना, जो समिति बनाई, सारे लोगों ने एक अच्छे से व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा। उन सभी को मेरा नमस्कार। इस अवार्ड सेरेमनी के मुख्य अतिथि पद्मश्री विजेता हमारे डॉक्टर बीके संजय सर, मध्य प्रदेश से आई बहन मेधा वर्मा, आपने जो अपना प्रेरणादायक जो अपनी अभिव्यक्ति यहाँ की वो बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हमको यहाँ इस समिति से जोड़ने और यहाँ स्वामी जी के बारे में एक एक चीजों को विस्तार से बताने के लिए हमारे नरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत नमस्कार। और इस समिति में जितने लोगों ने इसको अच्छे ढंग से चालू रखा और आप विद्यार्थियों लोग जितने अभिभावक हैं सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, जन्म हम सब लोग लेते हैं पृथ्वी पर, कभी कभी किसी का अवतार होता है। तो आज हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, हमारे स्वामी जी का हमें जहाँ तक लगता है उनका जन्म नहीं एक अवतार हुआ था। और इस बुंदेलखंड की धरती का सौभाग्य है जो आप जैसे लोग वो सौभाग्यशाली है जिनको ऐसे परमात्मा मिले यहाँ पर। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे साथ में सारी जानकारियों को हमें नरेंद्र भाई बता रहे थे, तो एक एक चीजों को एक इतने कम उम्र में उन्होंने एक सन्यासी जीवन को अपनाया, कैसे इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी। और उस समय जिस समय लोग रोटी कपड़ा मकान कोई सब कुछ समझते थे, पेट भर अनाज हो जाए वही समझते थे, उस समय उनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि जितना बड़ा विद्यालय महाविद्यालय खड़ा कर दिए, आज के समय हम और आपके औकात के बाहर की चीज है, ये उस समय वो करके गए थे। लेकिन अब हमें जरूरत है उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की। जितना वो कर चुके हैं उनका सपना इससे कई गुना आगे था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे और आगे ले जा सके। क्योंकि बिना शिक्षा के आप कहीं आगे नहीं जा सकते। यही सबसे सस्ता और सुलभ हथियार है। और हर हथियार की अपनी मैगजीन क्षमता होती है कि उसमें कितने बारूद आ सकते हैं, कितनी गोलियां आ सकती है।
लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका गोली कभी खत्म नहीं होता है। और आप आज के टाइम में मेटल डिटेक्टर में हथियार पकड़े जाते हैं, शिक्षा रूपी हथियार किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ा जाता है। और शिक्षा उस सेंधी का दूध है जिसने इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी जी ने इतना बड़ा आप लोगों को संस्था बना के दिए यहाँ पर। अब मैनेजमेंट हो गए, इसके जो भी कार्यकारी सदस्य हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो कुछ है, जो इस बुंदेलखंड की धरती को एक और नए मुकाम पे ले जा सकते हैं, अब उनका कर्तव्य बनता है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि इसे और आगे ले जाए। जब हम यहाँ आए और इतने बड़े महाविद्यालय को देखे तो हमें एक चीज का मतलब खुशी हुई कि स्वामी जी की दूरदर्शी सोच, लेकिन एक दुख हुआ कि इसे विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं तो विश्वविद्यालय क्या? अगर ये विश्वविद्यालय नहीं है तो परिभाषा क्या होती है विश्वविद्यालय की? हमें लगता है कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सका, राज्य विद्यालय नहीं बन सका, तो बुंदेलखंड की धरती में ऐसी क्या कमी है जो आप लोग मिलकर इसे प्राइवेट संस्था क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? जब स्वामी जी ने इतना काम किया, उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, परिवहन के स्रोत नहीं हुआ करते थे, लोगों की आय इतनी कम थी, तो आज के समय हम लोग क्यों नहीं इसे अपने अपने दम पे, अपने बलबूते पर एक विश्वविद्यालय का रूप दे सके, जिससे कि हजारों छात्र और छात्राएं पढ़ सके और इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके। ये बहुत सौभाग्य की बात है जो आप लोगों के पास इतना बड़ा प्रांगण है। जिस समय कृषि विश्वविद्यालय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन या 365 दिन हम उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वह दिन दूर नहीं जब भारत आगे बढ़ जाएगा। जब से आजादी हुई तब से हम पुरुष समाज सोचते हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। आजादी के इतने साल भी हम पुरुषों के बस के बाहर हो गया, देश विकसित नहीं हो पाया। जबकि हमसे हमारे साथ 2 परमाणु हमला झेला जापान आज कहां पहुंच गया, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने विकास को, शिक्षा को, संस्कार को कभी भी महिला पुरुष में नहीं बांटा। उसने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। जिस दिन हम लोग भी शिक्षा में यह अधिकार देंगे वह दिन दूर नहीं जब भारत के विकसित देशों में गिना जाएगा। और महिलाओं से कहते हैं कि समाज आपका कितना सुनेगा, समाज में आपका कितना दबदबा रहेगा, समाज में आपका कितना पहचान रहेगा, ये उसी बात पर डिपेंड करता है कि विद्यालयों में आपका कितना दबदबा है। जिस दिन विद्यालयों में आपकी बराबरी पुरुषों के बराबर हो गई, उस दिन आपको पुरुषों के बराबरी खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता। ये क्रांति की शुरुआत विद्यालयों से होती है यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, उतना एक अशिक्षित व्यक्ति से मुश्किल होता है। हालांकि मेरे इस बात को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काट दिया था। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे, लेकिन यह बात हम जन्म लेने वालों पे होती है, अवतार लेने वालों पे ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वो सच में एक अवतार का रूप थे जो खुद उतनी शिक्षा ना मिल सकी, गरीबी, मजबूरी, उस समय की तत्कालीन कारणों के बावजूद। लेकिन सोचिए जो व्यक्ति कितना महान, 100 साल आगे तक की सोच रखने वाला व्यक्ति क्या दे के चला गया आपके जगह को। यहाँ पर ये सौभाग्य है, अगर वो नहीं दिए रहते तो शायद इस देश इस जगह को नहीं मिल सकता था। जब हम आए तो हमें लगा कि हो गया कोई विद्यालय, लेकिन जब हम यहाँ आने के बाद हम चौंक गए यहाँ पर। और हम आप सबसे वादा करते हैं, आप सब मिलकर इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। जिस दिन यह यूनिवर्सिटी बनेगा हम वादा करते हैं हम यहाँ के गेस्ट लेक्चर लेंगे यहाँ पर। ये वादा है हमारा। बुंदेलखंड की धरती से, मगध की धरती से आए हैं, बुंदेलखंड की धरती से एक सौगात मांगने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर इसे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर ले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। एक छोटी सी कुटिया से, एक पतला दुबला शरीर वाला व्यक्ति छोटी सी कुटिया से कहां लेके चला गया समाज। क्या हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे पे चल रहे हैं? अगर चल रहे होते तो इस क्षेत्र का बदलाव हो जाता था। एक समय था जब यहाँ कृषि विद्यालय रखे गए थे तो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार से यहाँ कृषि विद्यालय में पढ़ने आया करते थे। लेकिन क्या हम लोग ने उनके दिए
कर हम लोग के चले हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा किए, एक बार हमें अपने आप से सोचने की जरूरत है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप गौर करेंगे कि एक मजदूर जो होता है जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो वही ईंटा गिट्टी बालू सीमेंट वो 10 साल वही मजदूरी करता है, फिर मिस्त्री से पूछता है कई एक का मसाला बनेगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं ना, अगर कारणवश कभी मजबूरी में अगर आपको मजदूरी करना पड़ जाए ना, तो 6 महीना मजदूरी करेंगे, 6 महीना बाद आप मिस्त्री बन चुके रहेंगे, उसके 2 साल बाद आप छोटे मोटे ठेकेदार बन चुके रहेंगे, पढ़ लिख कर एक बड़े बिल्डर बन चुके रहेंगे, जिस चीज को दिखाता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अनंत का रास्ता रोकता है। अशिक्षित व्यक्ति में हिम्मत का अभाव हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। और शिक्षित व्यक्ति को लगता है, उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे, अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पे सबके साथ। आज के युवाओं के पास संसाधन है, जब हम लोग का समय था पढ़ने के लिए तो केवल गुरु होते थे, किताबें होती थी। आज के टाइम आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का युवाओं में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा यहाँ पर। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ो। विद्यालय कॉलेज में जो आपको समय दिया जा रहा है, यह बुनियाद है। जिस तरह एक घर की बुनियाद रखी जाती है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है, उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है। जितना गहरी बुनियाद डालेंगे, आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आज का युवा जो है इतना भटकाव हो गया है कि वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है, लुक पे। अरे बकलोल, लुक पे नहीं, बुक पे ध्यान दो। ये लुक किसी काम का नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बुक पे ध्यान दे, बुक पे। समझ आ गया कि नहीं? बुक पे ध्यान दो, पढ़ लिख के अधिकारी बनो। लड़की से मत बात करो, लड़की के सीधे पापा से बात करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग ईमानदारी से पढ़ना। समझ आ गया कि नहीं? समाज भले कितनों कहे मीठा मीठा बात, आज भी दिल से पूछेगा, उनको लगता है कि इसका जल्दी से बेटी का ब्याह करके भेज दे। दहेज वहेज दे के चल जाता है। पापा से कहिएगा दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए, हम दहेज रोकवा देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज पुलिस प्रशासन से यहाँ इतनी लड़कियां भी आई हैं। अभी हमने देखा 2 सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे लेडीज में, किसी की औकात है जो दहेज मांग के दे दे। मार देना लोग 2 तमाचा सही हो गया। हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखबार के पहले पन्ना पे पढ़ेंगे कि लड़की से दहेज मांगने पे लड़की ने मारा तमाचा। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है, चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोग हो, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से या कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए, भले हमरे से दहेज ले लीजिए। ये नौबत आना चाहिए यहाँ पर। और आप लोगों के लिए भी इससे शिक्षा जरूरी है। ये नहीं कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, हाँ तो कौन चीज जानते हैं लाइन पे, उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा जब एक शिक्षित महिला जाएगी अपने घर में और घर को सजा के रखेगी, आने वाले 10-20 सालों में ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे। मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज लिया था, 1 साल में तुम्हारा परिवार बिखर गया। जिस दिन 10 साल तक ये मैसेज जाने लगेगा ना, थरथरा जाएंगे पुरुष लोग कि भैया घर अगर सुरक्षित रखना है। माँ बाप को भी लगेगा कि बुढ़ऊ माँ बाप ना बुढ़ापा में रोते हैं कि पतो हमारे साथ ऐसा किए। अरे ये वही माँ बाप है जो चढ़ के दहेज लिए थे। कहा भैया ससुराल को तो हॉस्टल बना दिया आपने, एक के बाद दहेज के रूप में फीस दे के चलाई, अब क्या खोज रहे हैं यहाँ पर? तो ये समाज को भी ये सोचना पड़ेगा, आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा। लड़की लोग समझिएगा इस चीज को, समाज पुरुष प्रधान नहीं है। अगर समाज पुरुष प्रधान होता तो
रिक्शा चलाने वाले पुरुष का भी उतना ही अहमियत होता जितना एक बड़े जमींदार और बड़े लोगों का होता है, उसका भी अहमियत नहीं है। समाज, आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है और समाज घुमा के आपसे ये कहता है कि तुम पढ़ो नहीं। अरे पढ़ाई छुड़वाना उसका इरादा नहीं है, इरादा तो है कि पैसे से कंट्रोल छुड़वा देना। अल्टीमेटली आप कहाँ झुकती है? एक समय आता है कि भाई पैसा के लिए तो पति के पास ही जाना पड़ेगा। जिस दिन जॉब होगा ना उस दिन उसको भी लगेगा कि ना मतलब इसको नहीं बोल सकते हैं। तो अपने आप में वो शिक्षा जरूर रखिएगा और माँ बाप से भी करते हैं, गार्जियन से भी। अपनी बेटी को इसलिए मत पढ़ाइए कि उसके नौकरी कराना है, बल्कि इस दिन पढ़ाइए कि कभी खुदा न खास्ता किस्मत खराब हुआ, उसे ऐसा घर मिल गया कि उसे सड़क पर आना पड़े तो दूसरे के यहाँ जाके बर्तन न मांजना पड़े, वो अपने काबिलियत पर अपने बाल बच्चों का अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सके। और उन पुरुषों को जब उनको, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा का विरोध किया है, सोचिए महिला लोग, जरा सोचिए, जो पुरुष महिलाओं की शिक्षा का विरोध करता है, जब उसकी पत्नी के डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना तो कहता है कि लेडीज डॉक्टर है। रे पहला पढ़ने नहीं दिया और आज तक मैंने लेडी डॉक्टर खोलते हुए यहाँ पर। तो देखिए समाज से अभी आपको ये पीढ़ी ट्रांजिशन पीढ़ी है, अभी आपको चुपचाप संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप कांच है इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेगी पूरी दुनिया आपको देखेगी यहाँ पर। इसलिए सर झुका के पढ़िए। माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। यह युवा पीढ़ी जो होती है, ये जिस उम्र में आप जी रहे हैं, ये सबसे कीमती जीवन का समय होता है। अगर इसमें समय बर्बाद कर दिए तो समझिए कि आपने अमृत से अपना पैर धो दिया। आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पर। सौभाग्यशाली है जिनको इतना शिक्षा मिला है। बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है पैसे के अभाव में। हमारे देश में गरीबी वो है, अभी देखिएगा दुर्गा पूजा आने वाला है, यहाँ मेला लगेगा। आप सब अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, खाने पीने के पकवान खरीदेंगे, लेकिन मेरे कहने पर उस मेले में कभी कोने पे खड़ा होकर देखिएगा, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे, छोटे बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं होगा। वो दुकानों पर खिलौनों को उठा के देखेंगे, आधा घंटा खड़ा रहेंगे, दुकानदार भगा देगा कि जब खरीदना नहीं है तो देखता क्यों है। फिर वो दूसरे दुकान पे खड़ा होगा, उसके पास इतने पैसा नहीं है। और हम लोग आज किस देश में रह रहे हैं कि इतना दुर्दशा कर दी। घुटन क्या होगी सोचिए। उसी खिलौने के दुकान पे देखिएगा, उसी मेले में देखिएगा, जब एक छोटा बच्चा खिलौने से खेलने की उम्र में खिलौना बेच रहा होगा, तो सोचिएगा कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया है। ये है हमारे देश की हकीकत। और हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित होगा। अरे हम अपना देश विकसित करके क्या करेंगे जब हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग ही सुखी न रह सके। हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। क्या श्रीलंका का कोई व्यक्ति कहेगा कि उसे श्रीलंका से प्रेम नहीं है? क्या नेपाल का कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे नेपाल से प्रेम नहीं है? तो हमारा देश चाहे विकसित हो या विकासशील हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें हमारा देश प्यारा होता है। तो हमें समझना पड़ेगा देश बनता है देशवासियों से। अगर देशवासी खुशहाल हैं तो देश खुशहाल है। जब हम सोने की चिड़िया थे तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ जमीन के नीचे से सोना निकलता था। हमारा देश के लोग खुशहाल थे। उस समय शिक्षा जो थी वो व्यवसाय नहीं था, गुरु की मर्यादा होती थी और गुरु भी फीस न लेके दक्षिणा लेते थे। वो दौर था हमारे देश का। और आज व्यवसायीकरण शिक्षा का ऐसा हो गया है कि गरीब इंसान डर जाता है पढ़ाने के पहले। किसी के घर में अगर बेटी है तो सोचती है कि हम दहेज दे देंगे, काहे लिए पढ़ाई जाए। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। और वादा करते हैं हम आपको यहाँ पर, और यहाँ हमारे स्वामी जी के सामने साक्षी मानते कि जब तक जीवित है शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। हमें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन आंख फोड़ सकता है। किसी न किसी के तो फोड़िए देंगे हम यहाँ पर। मेरा लक्ष्य है कि 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। जिस दिन ये 20 करोड़ लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उन 20 करोड़ के जब 40 करोड़ हाथ एक साथ उठेंगे तो भारत को अखंड भारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हम आज भी नहीं होने देते। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके कंप्लीट कोर्स महज 200 रुपए है आज की डेट में भी। और 200 रुपए में भी हम 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। उस 200 रुपया में भी यहाँ पर सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, और बेटी पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे। बताओ भैया क्या चीज का मतलब बनता है? भाई ठीक है, हम पुरुष समाज वालों से आपने 18% जीएसटी लिया, टैक्स के लिए जरूरी है, लेकिन कम से कम महिलाओं को तो छोड़ देना चाहिए। एक
लड़ाई लड़ी थी। हाथ पे हाथ रख के नहीं होगा, तो नारा बोल देने से नहीं हो जाता है कि बेटियां पढ़ने लगेंगी। ये दिखना चाहिए धरातल पे कि बेटियों को पढ़ने के लिए कुछ किया जा रहा है। और सारे बच्चों से कहते हैं, जब बेटियां बहनें जब क्लास में पढ़ने आती हैं तो सम्मान से देखिएगा। आप अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं तो दूसरे बहन के लिए कुत्ता मत बनिएगा यार। और लड़कियों से भी हम ये जरूर कहेंगे कि आप आधुनिकरण के चक्कर में अपनी संस्कृति मत भूलिएगा। आधुनिक बनिए, वेस्टर्न कल्चर नहीं, मॉडर्न बनिए। कौन कह सकता है कि भारतीय वस्त्र में, भारतीय संस्कृति में कोई मॉडर्न नहीं हो सकता है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न नहीं थे? किसी की औकात है जो उनकी बराबरी कर सकता है? स्वामीनाथन हो गए, तो ये क्या चीज, आधुनिकरण नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति हमारे स्वामी जी यहाँ पर, तो हमारे स्वामी जी को क्या आप आधुनिक नहीं कहेंगे? आज से 50 साल पहले जिस व्यक्ति ने कल्पना की थी, उनके अधूरे सपने को पूरा करने में हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। सोचिए वो व्यक्ति अकेले कैसे लड़ा होगा जब हमको इन संसाधनों से लड़ने में इतनी समस्याएं हो रही है। और आज के समय में गार्जियन को भी कहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों की शिक्षा में आप बाधा मत बनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है तो भागने लगते हैं। गार्जियन बन के मत समझ आइए उनको, एक दोस्त बन के उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी भी जितने गार्जियन हैं, आपको अपना बचपना याद कीजिए कि कुछ ऐसी समस्याएं होती थी जो आप अपने गार्जियन को नहीं लेकिन दोस्त को बताते थे। तो दोस्त बनकर उनसे पूछिए। वरना अब महिला लोगों को भी करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उनका लड़का तो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम काहे पढ़ते हो, तुलना मत कीजिए। वरना जिस दिन वो पलट के आपसे कहेगा कि रेस्टोरेंट में तो खाना इतना बढ़िया बनता है, आप कैसे बनाती है, तो लौट जाएगा। आप लोग को खराब लग जाएगा कि बेटा हमने हाथ का नहीं खाता। उसको कैसा लगता होगा? आपका बेटा है, आप उसको दुनिया में बाकियों की तुलना में 9 महीना पहले से जान रही होती है। आपको पता है कि आपका बेटा निकम्मा नहीं है। समाज से उसको अकेला मत छोड़िए। अगर उसको माँ बाप का साथ मिल गया और शिक्षक का साथ मिल गया, पूरा दुनिया जीत सकता है। महाभारत में जिन लोगों ने युद्ध जीता, उनके साथ बस इन्हीं 3 लोगों का साथ था, माँ बाप और उनके गुरुओं का। इसलिए उनको अपना दोस्त बन के समझिए। उनकी कोई गलतियां हो रही है तो समझने की कोशिश कीजिए। और शिक्षक से भी कहते हैं कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो आपसे शिक्षा लेने आया है वो एक साधारण सा बालक है, उसके सामने आप बहसबाजी और ज्ञान का परिचय मत दीजिए। और इतना ही शौक है ज्ञान का परिचय देने के लिए तो बराबरी में परिचय दीजिए। एक आयोजन कराइए जहाँ शिक्षकों का वार्तालाप हो वहाँ पर। बल्कि शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि छोटे बच्चों को एकदम छोटे से छोटे लेवल में जाके समझाएं ताकि उसे समझ में आ जाए। देखिए हमारे घर में अगर कोई पकवान बना है तो उसे हम कलछुल से नहीं खा सकते क्योंकि मुंह में नहीं घुसेगा। उसको खाने के लिए हमें छोटा चम्मच लेना पड़ता है ताकि हमारे मुंह में जा सके। यही काम एक शिक्षक का है। आपके पास अथाह भंडार है, लेकिन आप इतनी इंग्लिश भाषाओं का यूज करते हैं, वो उस विद्यार्थी के लिए कलछुल बन जाता है, नहीं घोटाता है। साधारण भाषा का प्रयोग कीजिए, चम्मच से घोटाइए, देखिए एक दिन पहलवान बन के आ जाएगा। तो ये शिक्षक का कर्तव्य है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कोई भी देश विकास करता है तो सबका सामूहिक कर्तव्य बनता है उसको। हम सबको शिक्षा के माध्यम से गरीबी को दूर करना होता है। देखिए गरीबी एक हथियार है। गरीबी रास्ते का वह गड्ढा है जो आपको छलांग मारने पे मजबूर कर देता है। इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि जिस पत्थर पर छीनी हथौड़ी की मार पड़ती है उसी को मूर्त बना के पूजा जाता है। और अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपको समझिए कि ऊपर वाले ने चुना ही नहीं है। क्योंकि फिल्म का डायरेक्टर सबसे खतरनाक रोल मजबूत हीरो को देता है जिसके कंधों में दम। तो आप पे अगर मुसीबत आ रही है तो आपको चुना गया है क्योंकि आपके कंधे मजबूत हैं, आप उसको रोक सकते हैं। तो आप सबका ये कर्तव्य बनता है। समाज में गरीबी का लेवल अगर आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। आपके यहाँ देखिएगा शादी ब्याह का महीना आएगा तो किसी बूढ़े बाबा दादा को देखिएगा, जब उन्हें खाना खिलाया जाएगा ना तो देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो कोई मिठाई मिलेगा तो धीरे से रख लेंगे कि अपने घर में ले जाके नाती पोता को इसमें तोड़ के देंगे। ये है हमारा देश की हकीकत। हम विश्व गुरु बनने निकले हैं, भूखे पेट होगा। तो ये है हकीकत। आप समाज को आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। धरातल पे उतर के देखिए, आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी कि हमें हमें कितना काम करना शेष है। लेकिन इन सब के लिए हम कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी पूंजी, इतना बड़ा संसाधन? उसके लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा। और डिजिटल क्रांति के माध्यम से शिक्षा अब इतनी सरल हो गई है कि हम पटना में बैठ के पढ़ाते हैं तो बुंदेलखंड का बच्चा अपने मोबाइल में उसे पढ़ लेता है। ये है क्रांति। आप सारे विद्यार्थियों को कहते हैं कि
आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। हम निरंतर कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे IAS की परीक्षा में पहले फीस 2-2.5 लाख हुआ करती थी, तो 2-2.5 लाख रुपया फीस वही दे सकता था जिसके घर में अमीर हो। अरे जो अमीर बन के DM बन गया, जिसने गरीबी नहीं देखी, क्या खाक गरीबी दूर करेगा वो? जो कभी पानी में नहीं उतरा वो तैराकी सिखाने गया है। ये तो हाल हो गया है यहाँ पर। तो हमने उसको रियलाइज किया कि 2 लाख की फीस को हम आपके मोबाइल में आपके घर तक महज 6 से 7 हजार रुपये में पहुंचा देते हैं। 2 लाख की पढ़ाई उसी शिक्षकों की मदद से। अभी हमने बिहार में PCS का एग्जाम होता है, जैसे UP PCS का होता है, हमने दोनों का चालू किया। मैं 4 से 4.5 हजार रुपए में। हमारे यहाँ एक बच्चा था, मुकेश नाम था उसका, उसने जब बिहार PCS का प्री निकाला और मेंस निकाला, तो उसका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के टाइम हर बच्चे खुश होते हैं कि अब हम इंटरव्यू के बाद एक PCS अधिकारी हो जाएंगे। वो बच्चा आया और कहता है, एकदम टेंशन में था। तो हमने उससे पूछे, अरे भाई तुमने दुनिया की भारत की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा IAS के बाद PCS होता है, उसका प्री मेंस निकाल लिया, अब इंटरव्यू के बाद तो तुम PCS अधिकारी कहलाएगा। उसने कहा कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे यहाँ घर नहीं है, छप्पर है, और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है जो इंटरव्यू में पहने जा सकते। आज वो बच्चा PCS अधिकारी है। महज 499 रुपए दिया, उसने महज 499 रुपए दिया था। अभी बिहार में शिक्षक की बहुत सारी आई थी वैकेंसी, उसमें हमारा एक विद्यार्थी आया। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी झुंड में आए, लगभग 50-60, जिनका मिठाई नौकरी हो गई थी तो मिठाई खिलाने। वो बच्चा जब हमें मिठाई खिला रहा था तो उसका जो मिठाई मुंह में खिलाना चाहिए ना, वैसे माथा पे रख दिया और हमको भीड़ में नहीं समझ पाए। फिर हम देखें वह बच्चा 100% आंखों से नहीं देख सकता था, पूरी तरह से नेत्रविहीन था, और वह एग्जाम निकाल कर आज पटना के पास एक छोटा जगह है बिहटा, वहां पर आज सरकारी अफसर बन के बैठा हुआ है। तो ये हाल होता है, ये ताकत है शिक्षा की। हम आज से पूछते हैं, क्या कोई चीज बिना शिक्षा की उस अंधे की आंख नहीं लौटा सकते, लेकिन उसे जीने का सहारा बना कि नहीं बना? अब आप अपने से पूछिए, क्या आप इतना भी असहाय हैं? क्या आपकी समस्या इतनी हो चुकी है? नहीं, आपके सामने इससे छोटी छोटी समस्या है, लेकिन समस्या से भागना नहीं है, उससे संघर्ष करना है, आपको लड़ना है। यह सोच के कि हमें लड़ने के लिए दिया गया है। जो लड़ रहा होता है उसके आने वाली पीढ़ियां उसका फल भोगती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल लड़े थे, और उनके लड़ाई का बदौलत है जो हमें यह सुंदर सा देश देखने को मिलता है। तो यह पीढ़ी लड़ने वाली पीढ़ी है, लड़की या लड़का सबको लड़ना पड़ेगा। और बलिदान उस समय अंग्रेजों के सामने दिया गया था, आज हमें बलिदान देना पड़ेगा जाति पात से, धर्म से, अपने ऊंच नीच के व्यवहार से, लड़का लड़की में भेदभाव से, ये सारे झूठ फरेब से। और तब हमारे आने वाली पीढ़ियां जब आएगी तो फिर यह देश, यह वही भूमि का टुकड़ा वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा और सारे देश में खुशहाली आएगी। जब तक इस देश में आंसू की एक बूंद है, भारत माँ का सपना अधूरा है। याद रखिए, यह देश एक ऐसा देश है जो केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये देश में सब लोग अपने देश कहते हैं, हम इसे अपनी माँ कहते हैं। अब जब बच्चे की औलाद की आंख में आंसू होती है, माँ कभी खुश नहीं रह सकती। आज हमारे देश में कितनी भूखमरी और गरीबी है, हम सब देख रहे होंगे। हमें इसकी जरूरत है ईमानदारी से काम करने की। आज हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, वो ईमानदारी से पढ़ नहीं रहा है। आप अपने घर पे काम कराने के लिए मजदूर मिस्त्री लगाइए, तो एक आदमी को रहना पड़ रहा है कि ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा। आप सामान खरीदने जाइए तो आपको टेंशन है कि ईमानदारी से क्वालिटी अच्छा दिया है कि नहीं दिया है। आप सोना खरीदने जाइए, आपको ईमानदारी पे शक हो रहा होता है। ये वही देश है ना जहाँ वाणी की इतना महत्व होता था, जहाँ कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हमारे देश में बताइए ईमानदारी का कितना अभाव है। सक्सेस इंसान को कभी उसके काम के लिए टोकना नहीं पड़ता है। यदि आपको टोकना पड़ रहा है कि अपना काम समय पे करो, अपना काम ईमानदारी से करो, अपना काम में एकदम दिलचस्पी दिखाओ, जितना रुपए मिल रहा है उससे ज्यादा का काम करके दिखाओ, तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है वह डिसिप्लिन रहा है। हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना होगा। यदि हम शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम व्यवसायी नहीं है, मिनिमम भी में बेहतरीन शिक्षा देना। आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्तव्य है कि माँ बाप ने आपको पैसे दिए हैं तो आप यहाँ उसका सदुपयोग करके पढ़िए। व्यवसायी है तो ईमानदारी से गुणवत्ता का काम करना पड़ेगा। तो इससे देश नहीं बदलता है। देश बदलेगा जब हम 140 करोड़ लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब इस
140 करोड़ का लोग का देश बदलेगा, वरना एक दो लोगों के चाहने से इतना बड़ा देश नहीं बदल सकता। वरना चाहने वाला कौन राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसका राज्य पीछे हो? कौन देश का प्रधानमंत्री चाहता हो कि उसका देश पीछे हो? कोई राज्य चाहेगा कि उसका राज्य पीछे हो? कौन डीएम बैठ के चाहता होगा कि उसका जिला पीछे हो? कौन सा विधायक चाहता होगा कि उसका विधानसभा पीछे हो? इवन कौन सा प्रधान या मुखिया चाहता होगा कि उसका गांव पीछे हो? कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अकेले खींच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में जब ब्रेक लगता है तो हर एक बॉगी में ब्रेक लगता है, और जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे छोड़ाना पड़ता है, क्योंकि जब बड़ी चीजें चलती हैं तो सामूहिक चीजों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप दूर तक जाना, अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले दौड़िए, लेकिन जब दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम सब लोग को एक दूसरे के विकास के लिए साथ चलना ही पड़ेगा, चाहे लड़का लड़की ऊंच नीच सारी चीजों का भेदभाव मिटाकर। और हमेशा याद रखिएगा, तकनीक को कभी पीछे मत छोड़िएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कोशिश कीजिएगा, चाहे जो भी हो। जैसे आज के समय एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एकदम लेटेस्ट है, कोशिश कीजिएगा उसको ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपके सामने घर घर के हाथ में रहने वाला नोकिया मोबाइल बर्बाद हो गया, हमारी आपकी क्या औकात है? छोटी सी दुकान या घर बिजनेस छोटा सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपडेट नहीं रह सका था। आपको समाज के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाना पड़ेगा। डायनासोर इस पृथ्वी से चले गए, सब उतना बड़ा शरीर लेके, क्योंकि समाज वातावरण के अनुकूल नहीं बना सकते। आज का समय है, आपको तकनीक, शिक्षा और अपने फाइनेंशियल कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी भी एक शिक्षा होती है। पूंजी कई तरह का होता है, सब जैसे शिक्षा रूपी पूंजी, किसी के पास बड़ी जमीन है वो पूंजी है, बाप का छोड़ा हुआ करोड़ों का धन है वो भी पूंजी है। तो जिसके पास जैसा है वो उसी व्यवसाय में जाए। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि नौकरी लेके किसी सरकारी विभाग में बैठ गए और सोफा के ऊपर सफेद पर्दा डाल दिए और गाड़ी में सफेद तौलिया टोक दिए, हाँ भैया तो अधिकारी जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ होता है कि आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति को आभास हो कि शिक्षा क्या महत्व होता है। टाइम टेबल ज्यादा बनाने और प्लान बनाने से किसी का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके दिमाग में बहुत ऐसा आइडिया है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई लोग करोड़पति बन जाएगा। आइडिया और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, आगे वही बढ़ता है जो काम कर रहा होता है। काम करने के लिए चाहिए आपके पास शिक्षा, पूंजी, ये सब चीज। तो ज्यादा टाइम टेबल मत बनाइएगा और किसी चीज को टालिएगा नहीं, क्योंकि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया रात। इसलिए आज के हिसाब से दिन को नहीं टालना है। शिक्षा की एक अच्छाई भी है तो इसकी खराबी भी है, क्योंकि देखिए कभी भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आता है। बैंक में रखिए, शेयर बाजार में रखिए, उसका इन्वेस्ट आता है। लेकिन बैंक शेयर बाजार का इन्वेस्ट 5-7 साल में चला आता है। लेकिन शिक्षा में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो कोई छोटा बच्चा उसको नर्सरी में एडमिशन करेगा, वो इतना ना उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, कहिएगा सी ऐसे लिख देगा। उन सबको पढ़ाना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उन सबको पढ़ाना। सोचिए जो उनको ABCD पढ़ा रहे होते हैं वो शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, और हमारा समाज सबसे कम तरजीह, सबसे कम अहमियत उन्हीं शिक्षकों को देता है। अरे भैया हम लोग पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP बना देते हैं, नीचे का बुनियाद जिसने तैयार किया उसको कोई पूछता ही नहीं। तो एक बार जब आप कामयाब हो जाइएगा तो उन शिक्षकों को भी जरूर समझाइएगा। और एक बार की बात है, हम एक छोटे विद्यालय में गए थे जहाँ नर्सरी के बच्चे थे। उस नर्सरी के बच्चे में देखिए शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है। एक नर्सरी के बच्चे ने हमें ऐसी बात बोला कि हम भावुक हो गए। वहाँ हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे तो हमें क्या समझ में आए क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो हम ऐसे ही बता रहे थे कि बच्चों खाने पीने पर ध्यान देना। और वो छोटे बच्चे थे तो उनसे हम कहे कि डेली 1 गिलास दूध पीते रहना। तो हम ऐसे बोले कि सारे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए डेली 1 गिलास दूध पियोगे तो अच्छा रहेगा। हाथ उठाओ कौन कौन किसके किसके घर आता है। तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चे से पूछे तुम नहीं दूध पीते हो बाबू? तो उसने कहा कि नहीं सर, हम लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ नहीं आता है। एक छोटा बच्चा जो नर्सरी में पढ़ रहा है, संसार में गरीबी ने उसको भी अपना परिचय करा दिया है। दुनिया में अगर कोई चीज बेशरम है तो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, छोटे बच्चे को भी रुला देती है। उस बच्चे से पूछिएगा कि बस्ता ढोने के उम्र में
जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है परिवार की, तो दाढ़ी मोछ आने से पहले जब कोई मजदूरी करने निकल जाता है तो उसको भी बहुत तकलीफ होता है। जब वो किसी का दाढ़ी धुल रहा होता है तो उसके मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि हम भी पढ़ लेते, मेरे माँ बाप भी पढ़ा देते, तो शायद आज ये गाड़ी हमारी होती। आज हम पोछा लगाते हैं। हमारे पास ऐसे गार्जियन हजारों की संख्या में आते हैं। जब हम शिक्षा चालू किए तो हर चीज की एक पहचान होती है, तो हमने भी यही कसम खाया था कि रिक्शे वाला का बेटा, सब्जी वाले का बेटा, जिसे कोई नहीं पढ़ा सकता है, उसे हम पढ़ाएंगे और बिना भेदभाव के। तो आप सब लोग को ये, जैसे हमारे स्वामी जी का ही सपना था, हम लोग भी उसी में कुछ योगदान देते हैं कि उनके सपने को पूरा किया जा सके और समाज को इस जाति पात भेदभाव से हटा देना है और सब एक भारतीय बन के रहें। कई लोग हमसे पूछते हैं नाम क्या है, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, इससे बड़ी पहचान क्या है? क्या पहचान है आपको? आपके लिए अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो ये देश ही काम आएगा। आपके लिए 13 लाख की फौज खड़ी है, एयरफोर्स खड़ी है, नेवी खड़ी है। क्या जाति पात और नाम देख के आपकी रक्षा कर रही है? नहीं तो हमारा भी हाथ म्यांमार और यूक्रेन और गाजा की तरह हो जाता, लेकिन हमारी सेना खड़ी है, दुश्मन का बाजा बजा देगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपसे जरूर एक उम्मीद लेके जाते हैं कि हम जब यहाँ लौटे तो आप सब मिलकर इस महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय का रूप दे सकें। और वह विश्वविद्यालय मगध और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को पूरा याद दिला सके समाज को कि यह धरती विश्व गुरुओं की धरती रही है। दोबारा यहाँ से जैसे महायान और हैंसन पढ़ने आते थे विदेशों से, बड़ा खुशी होगी जब ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में फिर से विदेश से लोग पढ़ने आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।